नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब अच्छे होंगे। और फिर से मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूँ के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज भी हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के विषय में। दोस्तों, अगर हम प्राचीन इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं तो हम अपने पिछले भाग में बात कर रहे थे हड़प्पन सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। और अपने पिछले भाग में हमने देखा था कि किस तरीके से हड़प्पन सभ्यता के साइट्स को खोजा गया और किस तरीके से इसका कह सकते हैं कि इसके स्रोत क्या हैं, जो यहाँ के साहित्यिक स्रोत हैं उनकी लिपि के बारे में हमने देखा था। और जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके बारे में हमने देखा था। और इस तरह की बातें हमने जितनी स्टार्टिंग की पॉइंट्स थे वो हमने कर लिए थे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम काम करने जा रहे हैं कि इसका नामकरण किस तरीके से किया गया, क्यों किया गया, हड़प्पन सभ्यता का नाम दिया गया, क्यों दिया गया, कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम दिया गया, क्यों दिया गया। उसको करने के बाद हम देखेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार किस तरीके से था, इसकी पश्चिमी सीमा कहाँ तक थी, उत्तरी सीमा कहाँ तक थी, दक्षिणी सीमा, और अगर इसका विस्तार है तो कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। कुछ इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे और जो प्रमुख क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं हम उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। थोड़ा बहुत अगर हम टाइम मिला तो हम टाउन प्लानिंग के विषय में भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके की चीज़ों को आज हम देखते हैं। तो देर न करते हुए आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि कौन सा है, हड़प्पन सभ्यता। और हड़प्पन सभ्यता में हम शुरू कहाँ से करने जा रहे हैं, नामकरण से। तो फिर से मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने अभी तक देख लिया था कि साइट्स वगैरह तो मिल गए, ठीक है। अब पता भी चल गया कि यहाँ पे एक सभ्यता है, पता चल गया। अब क्या हुआ कि घर में बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का नाम तो रखेंगे, बच्चे का कुछ तो नाम रखना पड़ेगा बुलाने के लिए। भाई अगर यूएसए में पैदा हुआ है तो यूएसए के अकॉर्डिंग नाम रहेगा, ब्रिटेन में पैदा हुआ है तो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग रहेगा, चीन में है तो चीन के अकॉर्डिंग रहेगा, भारत में है तो भारत में अकॉर्डिंग रहेगा। जॉन, टॉम, श्याम, यूंग यांग, कुछ भी रख लीजिए। लेकिन ये सभ्यता कहाँ मिली थी, ये सभ्यता कहाँ मिली, हिंदुस्तान में मिली, भारत में मिली। तो नाम भी कहाँ का रखेंगे, अमेरिका का तो रख नहीं देंगे भैया, अमेरिका का जॉन, टॉम तो रख नहीं देंगे, ठीक है। और ब्रिटेन का भी नहीं रख देंगे, अलेक्जेंडर, जहाँ मिली वहीं के हिसाब से नाम रखना है। तो क्या किया इन्होंने कि जिस स्थान पर सबसे पहले खुदाई हुई, सबसे पहले उत्खनन हुआ, वहीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पन सभ्यता। क्या नाम रखा, हड़प्पन सभ्यता, ठीक है। तो पहला इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा, हड़प्पन सभ्यता नाम पड़ा। तो चलिए, अब हड़प्पन सभ्यता तो नाम दे दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, आगे चलकर मोहनजोदाड़ो और लोथल, कई सारे, लोथल तो खैर दूसरी नदी के किनारे है, कई स्थानों का, मतलब पहले तो खाली यही मोहनजोदाड़ो मिला, लेकिन आगे चलकर ABCD कई स्थान प्राप्त होने लगे। तो मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये आपके चुन्नू हैं, ये आपका एक मुन्नू है, ये आपका टुन्नू है। इस तरीके से आपके ढेर सारे चुन्नू मुन्नू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद में यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गई आपकी मैडम, यहाँ पे आपकी मैडम आ गई। अब मैडम जब आपकी आ गई तो सबसे पहले तो चुन्नू आए थे, तो मैडम ने कहना क्या शुरू किया आपको, कि चुन्नू के पापा, आप कहना शुरू किया चुन्नू के पापा, ओके। तब चुन्नू के पापा आप कहलाते रहे, आप भी खूब होते रहे। कुछ दिनों बाद मुन्नू आ गया। जब मुन्नू आ गया तो मुन्नू ने क्या देखा कि सब लोग आपको चुन्नू के पापा ही कहे पड़े हैं, जिसे देखो चुन्नू के पापा। क्या मुन्नू का अपना कोई वो नहीं है, मुन्नू का अपना कोई वो नहीं है,
आइडेंटिटी नहीं है, मुन्नू के पापा नहीं कहे जा सकते। उसके बाद में टुन्नू जब आए तो टुन्नू ने भी यही देखा, देखो भैया चुन्नू के पापा कहे जा रहे हैं, मुन्नू और टुन्नू आपस में कहे यार ये तो भैया गलत हो रहा है। सब लोग चुन्नू के पापा कहते हैं, मुन्नू टुन्नू की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू है ही नहीं है। तब अब भाई क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इस तरीके की बात होने लगी। थोड़ा विवाद हो गया घर में, अब क्या हो। तो अब दादाजी देख रहे थे झगड़े को, दादाजी देख रहे थे झगड़े को, सबसे बुजुर्ग आदमी घर के। इन्होंने क्या कहा, चुन्नू न मुन्नू न टुन्नू, ठीक है कोई नहीं। पापा भी कौन है, पापा भी तो मेरे ही बेटे हैं, सब तो हो मेरे ही खानदान के, तो अब तुम लोग क्या खाली मेरे नाती हो बस, न चुन्नू न टुन्नू, मतलब सबसे बड़के वाले जो थे दादा, उनके नाम पे कह दिया फलाने के नाती। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी, पहले तो हड़प्पन सभ्यता बोला गया क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर सबसे पहले उत्खनन का कार्य हुआ था। लेकिन जब और स्थानों के प्राप्त होने लगे तो भाई हुआ कि हड़प्पन सभ्यता ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बाकी स्थान भी तो प्राप्त हुए हैं। तो बात हुई कि क्या नाम रखा जाए, ये बात हुई। तो पाया ये गया कि जो सिंधु नदी जो है उसी के अराउंड में जितनी भी सभ्यताएं मिल रही, जितने भी नगर जो मिल रहे हैं, मुख्य नगर, वो इसी के अराउंड है, सिंधु के अराउंड ही हैं। इसी कारण से ये कहा गया कि चलिए ठीक है, इसका नाम अब रख दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसी की नदी की घाटियों के अराउंड में सारे प्रमुख नगर मिल रहे थे। सिंधु नदी घाटी सभ्यता, और ये नाम किसने दिया, जॉन मार्शल ने दिया। जॉन मार्शल ने नाम दिया क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन कौन से नाम हो गए, एक हो गया हड़प्पन सभ्यता, और दूसरा क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं हम, दो नाम हो गए। अब लेकिन जैसे जैसे उत्खनन का कार्य होता गया तो सिंधु की जगह सरस्वती नदी के किनारे भी खूब नगर मिलने लगे। सिंधु की जगह सरस्वती नगर के किनारे भी खूब मिलने लगे नगर। ठीक है, अब अभी तक खानदान का नाम किसके नाम पर चल रहा था, सिंधु के नाम पर चल रहा था। ठीक है, सिंधु के नाम पर खानदान चल रहा था, और समझ लिए सिंधु कौन है, दादाजी हैं। लेकिन परिवार में दादाजी के छोटे भाई भी तो हैं, दादाजी के एक भाई भी हैं। तो दादाजी के भाई जो हैं वो कहेंगे क्या भैया, सब तुम्हारे नाम पे खानदान का नाम चल रहा है, हम भी तो हैं। तो दादाजी कहे तो ऐसी क्या बात है यार, तुम भी अपना नाम रख लो, दोनों लोग मिल के अपना नाम रख लेते हैं, दोनों लोग का नाम पे खानदान चलेगा, तुम भी तो घर के सदस्य ही हो। तो क्या हुआ फिर, इसको जब सरस्वती का भी मिल गई तो सिंधु और सरस्वती दोनों के नाम पे सभ्यता का नाम पड़ गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, ये कहा जाने लगा, ये पड़ गया तीसरा नाम। तो ये तीन नाम मुख्य हो गए। ठीक है, कौन कौन से नाम हो गए, एक हो गया हमारा हड़प्पन सभ्यता, कौन सा हो गया, हड़प्पन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा हो गया हमारा सिंधु सरस्वती सभ्यता। चलिए ठीक है, अब ये तीन प्रमुख नाम हो गए, अब एक और पॉइंट अक्सर आपने देखा होगा, परिवार में कई सदस्य हैं, ए बी सी डी, बहुत सारे सदस्य हैं परिवार में। ठीक है, परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन उनमें से कोई एक जो होता है ना, बहुत मेन होता है,
जो कुछ खास काम कर जाता है, जिसका इम्पैक्ट सब पे पड़ जाता है, जिसका इम्पैक्ट सब पे पड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक और एग्जांपल के थ्रू जैसे हम लेते हैं, हमारी जैसे एक गवर्नमेंट होती है, सरकार की जो हमारी होती है, उसकी एक मंत्री परिषद होती है, एक मंत्री परिषद होती है, और उसकी मंत्री परिषद होती है और एक सरकार होती है। तो सरकार किसकी नॉर्मली बोल देते हैं? जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जो होता है उसकी सरकार बोल देते हैं। जैसे आजकल मोदी जी की सरकार चल रही है, मोदी सरकार बोल देते हैं। इससे पहले मनमोहन साहब की सरकार थी, मनमोहन जी की मनमोहन सरकार थी इससे पहले। आजकल मोदी जी की है, इससे पहले मनमोहन जी की थी, आगे जाकर किसी और की सरकार आ जाएगी। तो ये चाहे मनमोहन जी हों, चाहे मोदी जी हों, ये लोग क्या हैं? मेन पर्सन है। मेन पर्सन कैसे हैं कि इनका इम्पैक्ट जो है इस गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा है, चाहे गवर्नमेंट पे कह दीजिए, चाहे मंत्रिपरिषद पे कह दीजिए। भाई मोदी जी अकेले ही तो चुनाव लड़ा जिता देते हैं सबको। इलेक्शन कोई भी हो, कहीं पे हो, यूपी में हो, झारखंड में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो रहा हो, बिहार में हो रहा हो, मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है। ठीक है, तो मोदी जी क्या है? मोदी जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, मोदी जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसलिए मोदी जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होने से मोदी जी के नाम पे सब कुछ चल रहा है। तो इसी तरीके से क्या देखा गया, सेम यही कॉन्सेप्ट क्या है, जब हड़प्पन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखते हैं, जब हड़प्पन सभ्यता को हम देखते हैं, किसको देखते हैं? हड़प्पन सभ्यता को जब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर कांसे का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ था। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था, यूज़ तो खैर मैं गलत बोल गया, यूज़ बहुत नहीं था, लेकिन इम्पैक्ट बहुत था। कांसे का इम्पैक्ट बहुत था। जैसे पाषाण युग में क्या था? पत्थर के औजार वगैरह हुआ करते थे, जो औजार वगैरह लोग बनाते थे, हथौड़ा बनाते थे, वो किसका बनाते थे? पत्थर का बनाते थे। फिर धीरे धीरे उनको और ज्ञान होता गया, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करती गई, तकनीक इम्प्रूव हुआ, तो इस समय क्या हुआ? लोगों को कांसे के बारे में पता चला। ठीक, और कांसे का प्रभाव से क्या हुआ? कांसे के प्रभाव से क्या हुआ? इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जीवन में बहुत प्रभावशील परिवर्तन आया, जीवन में बहुत प्रभावशील परिवर्तन आया। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, और कांसा एक ऐसी ही चीज़ थी, कांसा एक ऐसी ही चीज़ थी। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता का भी नाम दे दिया गया, कांस्य युगीन सभ्यता का भी नाम दे दिया गया। अब एक अच्छा बताइए, आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, कांसे को में क्या क्या मिला रहता है? बहुत केमिस्ट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने। कांसे में क्या क्या मिला रहता है? थोड़ा सा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बताइए, कमेंट में डाल दीजिएगा, देखूंगा बाद में मैं कितने लोग सही डाल रहे हैं, और एक दूसरे का चीटिंग कर लीजिएगा मन हो तो, कम से कम पता तो चल जाएगा, चाहे जैसे पता होने से मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी थी। और वैसे कॉपर तो रहता ही है इसमें, दूसरा वाला देख लीजिएगा, 88% तो आपका कॉपर ही हो जाता है, 12% कुछ और भी रहता है, एक बार देख लीजिएगा, टिन वगैरह तो कुछ नहीं होता है। तो अब आगे चलते हैं हम। तो अब आपको क्या हो गया? नामकरण हो गया, बच्चे का नामकरण हो गया, 1 2 3 4। क्या क्या नाम हुआ बच्चे का? हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता। दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। तीसरा नाम क्या हो गया? तीसरा नाम क्या हुआ बताइए? हाँ, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। चौथा नाम, जो तीसरा था वो चौथा था, वो तीसरे में आ गया। एक अभी बचे हुए हैं चाचा जी, हाँ, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, ओके। तो अब नामकरण हमारा पूरा हो गया, बच्चा पैदा हो गया है, बच्चे का नाम हो गया। पहले बच्चा ऐसा था, धीरे 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 बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे ने खूब नाम कमाया, बच्चे ने खूब नाम कमाया। ठीक है, नाम कमा लिया।
दूर दूर तक बच्चे की ख्याति फैली। अब बच्चे की ख्याति कहाँ तक फैली, ठीक है, बच्चा कहाँ कहाँ तक पॉपुलर हो गया, कितने लोग कॉलेज में गया, खूब फेमस हुआ, कहाँ कहाँ उसके कितने लोग उसको जानने लगे। हाँ भाई, तो अब वही चीज़ हमको देखनी है। मतलब हमको अब क्या देखना है कि इस हड़प्पन सभ्यता का, सिविलाइजेशन सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, हड़प्पन सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक, वो चीज़ें अब हमको देखनी है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या करते हैं, हड़प्पन सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पन सभ्यता का हड़प्पन सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। चलिए देखते हैं, बहुत आसान सा है, ठीक है, भौगोलिक विस्तार। आइए देखा जाए। तो हड़प्पन सभ्यता का जब भौगोलिक विस्तार की जब हम बात करते हैं तो एक ये विस्तृत क्षेत्र में थी, बहुत ही बड़े क्षेत्र में थी, बहुत ही बड़े क्षेत्र में थी, विस्तृत क्षेत्र में थी। बहुत बड़े कितने, लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैली हुई थी। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में लगभग फैली हुई थी। अब इतने से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, मास्टर साहब ने एक प्रश्न किया, मास्टर साहब ने एक क्वेश्चन किया, आपने तड़ाक से आंसर दे दिया। मास्टर साहब बहुत चालू, मास्टर साहब बहुत चालू, आपके आंसर में से एक क्वेश्चन निकाल दिया। और अब बताओ, अब आप क्या करेंगे। अब जब तक आप डिटेल में आंसर नहीं तैयार करेंगे तब तक मास्टर साहब के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो खाली मास्टर साहब ने पूछा कितना बड़ा था, आपने कह दिया 13 लाख किलोमीटर तक में फैला था, एक के क्षेत्र 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक के क्षेत्र में। मास्टर साहब ने कहा अच्छा ये बता दिया, ये बताओ कि कहाँ कहाँ तक फैला था, कहाँ कहाँ तक फैला था, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कहाँ कहाँ तक फैला था, बताओ। अब क्या करो भैया, तुम सोचने लगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो काहे नहीं पढ़े थे, अब पढ़ लो, आओ पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं। अब तो इसका जो विस्तार था कहाँ कहाँ तक था, ये जानते हैं ना, किसको कहाँ किधर क्या बोलते हैं। ये है क्या, पूरब, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सीसेट का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा इस टाइप का। यहाँ से दक्षिण मुड़े तो दक्षिण, पश्चिम मुड़ गए तो वहाँ मुड़ गए, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ लियो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इधर इधर तक इनका जो फैलाव था। तो सबसे ईस्ट में जो था, सबसे ईस्ट में जो था वो पड़ता था यूपी में, एक एरिया था, कहाँ था, यूपी में, ठीक है। और सबसे पश्चिम में जो पड़ता था, सबसे पश्चिम में जो पड़ता था एक तरह से चला जाता था पीओके के साइड में, ठीक है, पीओके के साइड में। नॉर्थ वाला चला जाता था जम्मू कश्मीर की तरफ, और दक्षिण वाला जो चला जाता था महाराष्ट्र में घूमने, दक्षिण वाला महाराष्ट्र में घूमने जाता था। तो यूपी में कहाँ पे, यूपी में कहाँ पे, यूपी में आलमगीरपुर, यूपी में कहाँ, आलमगीरपुर में। कहाँ पड़ता है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे मेरठ में, हिंडन नदी के किनारे मेरठ में। मेरठ में बल्ला बहुत बढ़िया बनता है, क्रिकेट खेला करिए आप लोग, एक्सरसाइज होती रहेगी। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मांडा नामक एक स्थान है। अपने यूपी में भी एक मांडा पड़ता है, उधर जिगना मांडा करके बड़ा फेमस जगह है, ठीक है। विंध्याचल के आगे पड़ता है, विंध्याचल मंदिर के तरफ में, उधर भी एक जगह पड़ती है मांडा। वैसे ये वाला जो मांडा है ये है पड़ता जम्मू कश्मीर में, और ये जो है चिनाब नदी के किनारे है। कहाँ पे है, चिनाब नदी के किनारे, ओके। अब पश्चिम में कहाँ, पीओके में किधर, एक स्थान है यहाँ पे सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है। और ये जो है ये है दाश्क नदी के किनारे। भाई मजाक वजाक बहुत है लेकिन सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
चाहे किस नदी के किनारे है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ही सीरियसली इसको याद ज़रूर रखना है। और जो नाम है इसके वो भी पूछे जाते हैं कि किस टाइम का पीरियड का है। जैसे कांस्य युगीन सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी है। तो हर चीज़ को आपको बहुत ही डिटेल में करना है, ये तो आपको याद हो जाए, इसलिए इस तरह थोड़ा सा र्यूमर को ऐड किया जा रहा है। अदरवाइज़ ये सब बहुत ही सीरियस टॉपिक हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ से है, पड़ता है दैमाबाद। ठीक है, और ये जो है ये प्रवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। ये इस तरीके से है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम अलग से लिख लेते हैं। सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल और सबसे दक्षिणी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल। ठीक है, अब अगर इस साइड में ये वाले कॉलम में हम स्थान लिखते हैं, स्थल लिखते हैं, और यहाँ वाले में हम नदी लिखते हैं, तो अब आपको साथ में बताते चलना, पहले आप बताएं उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पूर्वी स्थल में कौन सा होगा, आलमगीरपुर, सही बताया, आलमगीरपुर। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा होगा, सुत का गेंडोर। ओके, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा होगा, मांडा। और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा होगा, दैमाबाद। ओके, अब नदी की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सी हो गई, हिंडन नदी, हिंडन नदी। यहाँ पे दास्क, यहाँ पे चिनाब, और यहाँ पे कौन सी हो गई, प्रवरा। आपने इतना बता दिया। ठीक है, आपने इतना बताया, लेकिन मास्टर साहब बोले ना भैया 100 में से 90 नंबर देंगे, 10 नंबर और तभी मिलेगा जब इनके राज्य भी बता दो। तो कह दो मास्टर गुरुजी हम लेंगे तो 100 के 100 नंबर। आलमगीरपुर पड़ता है यूपी में, और यूपी में मेरठ के पास में। ये पड़ता है आपका पीओके में। ठीक है, और ये पड़ता है आपका जेएंडके में, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, शिवसेना वाले महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके, तो अब हमारा क्या हो गया, ये सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी स्थल हो गया। ठीक है, लेकिन इतने भर से अभी काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये तो आपने बाउंड्री बना दी, चौका छक्का आपने बना दिया, बाउंड्री बना दी कि हाँ चलो भैया यहाँ तक है। ठीक है, ये हो गया आपका मैदान। इधर विकेट बन लग गया, इधर विकेट लग गया, आपका मैदान बन गया रेडी। ठीक है, आपने बाउंड्री बना दी। अब क्या करना है, आपको खेलना है खेल, और खेल देखना है, खेलना है तो आपको सजाने हैं फील्डर, आपको सजाने हैं फील्डर। कौन रहेगा कवर में, कौन रहेगा मिड ऑन में, कौन रहेगा मिड ऑफ पे, सब देखना है। पॉइंट में कौन रहेगा, सबसे बढ़िया फील्डर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। कौन सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है, कौन को बढ़िया कैच लेता है, किसके किसके पास में क्या खासियत है। ठीक है, तो वही चीज़ हमको देखनी है। फील्डर मतलब क्या हो गए, कौन कौन से स्थान हैं, इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और इन हर फील्डर की अपनी एक खासियत होती है। कोई बहुत बढ़िया रनिंग कैच ले लेता है, कोई बहुत बढ़िया डाइव मारता है, कुछ की ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी होती है, कोई स्लिप में बहुत अच्छा होता है। मतलब हर किसी की अपनी खासियत है। तो इन स्थानों की भी कुछ खासियत है, इन स्थानों की भी कुछ खासियत है। यहाँ से कुछ, इन स्थानों से कुछ, इनकी खासियत से कुछ स्पेशल वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कुछ स्पेशल वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे स्पेशल वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे पहले आप गए, कोई लड़का है कार्तिक, कोई लड़का कौन है, कार्तिक, उसके घर आपने गया, उसके घर आपको ब्रेड पकौड़ा बहुत बढ़िया मिला, खा लिए आप। तो आप आके क्या कहेंगे, आप भाई मैं कार्तिक के यहाँ गया था, मुझे ब्रेड पकौड़ा बहुत बढ़िया मिला था। ठीक है, उसके बाद में
कार्तिक के यहाँ गए थे, फिर उसके बाद में आप चले गए हार्दिक के यहाँ। जब हार्दिक के यहाँ आप गए तो उसके यहाँ रसगुल्ला बहुत बढ़िया मिला। फिर उसी तरह से आप चले गए राघव के यहाँ, राघव के यहाँ आलू का पराठा बहुत बढ़िया मिला। उसके बाद जब आप अपने घर पहुँच गए तो मम्मी ने पूछा क्या क्या खा के आए हो, तो आपने कहा ब्रेड पकौड़ा खाए हैं। क्या खाए हैं? ब्रेड पकौड़ा। अच्छा, खाली ब्रेड पकौड़ा? तो मम्मी कहेंगी दूध पी लो। नहीं मम्मी, ब्रेड पकौड़ा के साथ साथ हम रसगुल्ला भी खा लिए थे। अच्छा, पूरा गिलास भर के मत पियो, आधा गिलास तो पी लो। नहीं मम्मी, हम आलू का पराठा भी खा लिए थे, पेट पूरा भरा हुआ, हम कुछ नहीं पिएंगे। अब मम्मी हो गई गुस्सा, ये बताओ कहाँ ब्रेड पकौड़ा खाए थे, हम पता करते हैं। तो आप क्या बताओगे? हम कार्तिक के यहाँ खाए थे। आप क्या बताओगे? कार्तिक के यहाँ खाए थे, रसगुल्ला के यहाँ खाए थे, हार्दिक के यहाँ खाए थे, और आलू का पराठा कहाँ खाए थे? राघव के यहाँ खाए थे। ठीक, अब आपने तो बता दिया, लेकिन मम्मी का मन नहीं भरा। मम्मी ने उनके फ़ोन कर लिया, उनके हार्दिक, कार्तिक, राघव की मम्मी को, और उनसे पूछने लगी कैसे कह रही हैं, आपने सही बता रहे हैं ना ये लोग? तो पता किया इन्होंने। तो सेम यहीं पे यहाँ पे भी है। तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने इन जगहों पे जो जगह हैं, ये जो अलग अलग जगह पे मिले तो उसको इन्होंने पहले तो जगह खोजा, फिर जगह में जो वस्तुएं मिली उसको इन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, ये क्या मिला है। और जब वस्तुएं इनको मिल गई ना, तो इन्होंने कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसका समय कालखंड ज्ञात किया। क्या किया? कार्बन डेटिंग वगैरह के माध्यम से इसका कालखंड ज्ञात किया। और जब कालखंड ज्ञात किया तब इन्होंने देखा कि जो हड़प्पा का समय है वही समय क्या है? इन वस्तुओं का भी है। मतलब हो न हो ये जो स्थान प्राप्त हुए ये भी हड़प्पा के ही हैं। ये भी क्या हैं? हड़प्पा के ही हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मतलब कि इतिहासकारों ने पहले स्थान खोज लिया, जब स्थानों का उत्खनन किया तो कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। ठीक है, वस्तुएं प्राप्त हुई तो वस्तुओं का समय काल देखा। समय काल वही था जो हड़प्पा का था। मतलब इसका मतलब ये स्थान कहाँ के हो गए? हड़प्पा के ही हो गए। ये स्थान हड़प्पा कालीन ही हैं, सिंधु घाटी के ही हैं। तो इस तरीके से विस्तार हुआ इनका। अब हम क्या देखेंगे कि इनके विस्तार में कौन कौन से नगर हैं, उन्हीं को आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इच्छा हो तो ब्रेक ले लीजिए पॉज करके, और जाइए खाने पीने का नाम खा लिया था, कुछ भूख लगी हो तो नाश्ता कर लीजिए, चाय पी लीजिए, उसके बाद पॉज करके दोबारा वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा। वीडियो तो पड़ा ही रहेगा। ओके, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अब शुरू करते हैं। भारत यानी हिंदुस्तान। संविधान में हिंदुस्तान नहीं लिखा है, इंडिया लिखा है। इंडिया भी लिख लीजिए आप, इंडिया लिख लीजिए। जब 1800 के पास में 1826 में मेसन को जब पता चला, 1921-22 में जब स्थानों का पता चला, इसका हड़प्पा का, मोहनजोदाड़ो का, तो उस समय क्या था? उस समय भारत में कौन कौन से क्षेत्र थे? अफ़गानिस्तान भी था। ठीक है, पाकिस्तान था, भारत था। ठीक है, भारत भी था ना। तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तीनों, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत तीनों इसमें थे। तो कुछ क्षेत्र अफ़गानिस्तान में भी प्राप्त हुए, कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी प्राप्त हुए, और कुछ क्षेत्र भारत में भी प्राप्त हुए। तो अगर हम स्थानों की बात करें, सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त हुए? तो पाकिस्तान में प्राप्त हुए, क्योंकि वहीं से ये सभ्यता मुख्यतः उस साइड में ही हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा उस समय यहीं पे प्राप्त हुए, और कुछ यहाँ पे भी प्राप्त हुए। लेकिन भारत और पाकिस्तान में क्या? पाकिस्तान वाले अगर आगे निकलेंगे तो भारत वाले पीछे रहेंगे क्या? भारत वाले भी खूब उत्खनन काम शुरू किए, खुदाई करते गए, और धीरे धीरे आज ये परिस्थिति होगी कि भारत में भी कई स्थान प्राप्त हो गए हैं, भारत में भी कई स्थान मिल गए हैं। और आज अब ये जो पहले 10-20 की स्थिति थी, आज 19-20 की स्थिति बन गई है। हालांकि अगर हम बात करें तो
स्थान अभी भी पाकिस्तान में ही ज़्यादा हैं। जैसे अगर आप इंडिया पाकिस्तान का मैच की बात अगर हम करते हैं तो शुरू में भले पाकिस्तान ज़्यादा जीता था, लेकिन उसके बाद से तो इंडिया ही ज़्यादा जीत रहा है, तो इंडिया और पाकिस्तान में अगर मैच हो रहा है तो पहले क्या होता था, तो पहले तो पाकिस्तान ही ज़्यादा जीतता था। इससे क्या हुआ, पाकिस्तान का रिकॉर्ड हो गया बेटर। लेकिन भले आज क्या है, इंडिया जीतता जा रहा है और इंडिया इस रिकॉर्ड को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। स्थान ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान में, लेकिन भारत में भी काफ़ी स्थान मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं कुछ स्थानों की बात करते हैं। इन्हीं स्थानों की हम कुछ बात करते हैं, कहाँ पे क्या क्या स्थान प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो दो प्रमुख स्थान हैं। एक है मुंडीगाक, दूसरा है शातगोई। ये दोनों नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ पे पढ़ते हैं ये दोनों। ठीक है, आपको राजस्थान का ऑप्शन दे देगा, पंजाब का ऑप्शन दे देगा, कहीं पाकिस्तान का ऑप्शन दे देगा, सिंध प्रांत का दे देगा, अफ़गानिस्तान का दे देगा। तो ऑप्शन सही क्या होंगे, मुंडीगाक और शातगोई कहाँ पढ़ते हैं, अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान में आते हैं जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में हड़प्पा और बलूचिस्तान, ये दोनों कहाँ पड़ जाते हैं, हड़प्पा और बलूचिस्तान पड़ जाते हैं कहाँ पे, पश्चिमी पंजाब में। कहाँ पड़ जाते हैं, पश्चिमी पंजाब में। उसके बाद में सिंधु प्रांत में क्या क्या पड़ जाता है, मोहनजोदाड़ो, चन्नूदड़ो, आमरी, हड़प्पा बलूचिस्तान उधर हो गया, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, आमरी और कोटक ददी जी। ये स्थान कहाँ पड़ते हैं हमें, सिंध प्रांत में। ठीक है, ये दोनों हमारे कहाँ के हो गए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के। आइए हम भारत में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं हम, भारत में आ जाते हैं। भारत में भी बहुत स्थान, हमें तो मेन भारत का याद रखना है। पेपर हमको पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में जाकर नहीं देखना है, लेकिन याद उसको भले करना है, लेकिन भारत के तो रटे ही होने हैं। और भारत के स्टेट वाइज आपको पूरा रटा होना चाहिए कहाँ पे मिलता है। तो अभी हमने जो देखा था, पहले हमने क्या देखा था, JNK कहाँ पे था, JNK में कहाँ पे है, JNK में क्या मिल रहा था, मांडा। JNK में मांडा। दूसरा हम देखते हैं राजस्थान में क्या है, कालीबंगा। तीसरा कहाँ क्या है, तीसरा बताइए, पंजाब में रोपड़ और बाड़ा नामक एक स्थान है, चौथा क्या है, हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी। ओके, और उसके बाद हम आते हैं गुजरात में। और गुजरात में अगर हम देखें तो इसके सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम गुजरात वाला देखते हैं। तो अगर हम इसको गुजरात को हम देखें तो दो पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको, कहाँ डिवाइड कर देते हैं, एक कच्छ का रण और दूसरा कहाँ हम डिवाइड कर देते हैं, खंबात गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ से तो जो मिले हैं खंबात से हमारे लोथल और रंगपुर। ठीक है, और यहाँ से कौन कौन से मिले हैं, धौलावीरा और सुरकोटदा और देसलपुर की खोज 2019 में हुई है, देसलपुर 2019 में। ठीक है, और
अगर उसके बाद हम यूपी की अगर हम बात कर देते हैं तो यूपी में एक तो क्या था हमारा आलमगीरपुर, और उसके बाद में एक और है बासनौली। ओके। उसके बाद महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हमारा क्या मिला था हमको, दैमाबाद। तो ठीक है, ये स्थान जो है स्टेट वाइज मैच कराने को आता है। हम एक बार फिर से केवल स्टेट स्थान लिखते हैं, फिर उसके सामने हम लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, फिर से एक हम लिस्ट टाइप में बनाते हैं, इधर हम लिस्ट 1 बनाते हैं और इधर हम क्या बनाते हैं, लिस्ट 2 मैच नहीं कराएंगे, हम सामने सामने लिखेंगे। पहला नाम हम लिखते हैं क्या, पहला नाम लिखते हैं सुरकोटदा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम हम लिखते हैं मांडा, तीसरा नाम हम क्या लिखते हैं, लोथल, चौथा नाम हम लिखते हैं धौलावीरा, पांचवा नाम हम क्या लिखते हैं, कालीबंगा, पांचवा नाम हम लिखते हैं कालीबंगा। ठीक है, सुरकोटदा कहाँ पे पड़ता है, लिस्ट में आ जाइए, गुजरात में। गुजरात में किधर, कच्छ के रण की तरफ। मांडा JNK, लोथल गुजरात, सब गुजराती वाले लिख दिया लग रहा है, गुजरात, खंबात की खाड़ी। ठीक है, धौलावीरा ये भी गुजरात। चलिए कोई बात नहीं, गुजरात वालों का बोलबाला है आजकल वैसे भी। ठीक है, धौलावीरा भी कहाँ है, गुजरात, किस साइड में, कच्छ के रण के साइड में। कालीबंगा राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम, ये लिस्ट हम कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद में रोपड़, एक हम नाम लिखते हैं रोपड़ के बाद में हम लिखते हैं बाड़ा। ठीक, बासनौली, दैमाबाद, बनावली, राखीगढ़ी, यहाँ बीच में जगह है लिख देते हैं राखीगढ़ी, और एक और हम नाम लिख देते हैं कौन सा, आलमगीर। रोपड़ कहाँ पड़ेगा, पंजाब। बाड़ा कहाँ पड़ेगा, पंजाब। राखीगढ़ी कहाँ पड़ेगा, राखीगढ़ी पड़ेगा कहाँ बताइए, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, राखीगढ़ी हरियाणा या राजस्थान, हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान में रहेगा, नोट करने वाली पॉइंट है, कालीबंगा राजस्थान में, हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली। ठीक है, और अगर राखीगढ़ी की बात करते हैं तो राखीगढ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये भारत का सबसे बड़ा IBC क्षेत्र है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा IBC क्षेत्र है। ओके, सबसे बड़ा IBC क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद में हम कहाँ आते हैं, बासनौली कहाँ पे था, यूपी में। दैमाबाद हो गया आपका महाराष्ट्र में, फिर से वही शिवसेना वाला महाराष्ट्र। और आलमगीर कहाँ पे है, आलमगीरपुर कहाँ पे है, यूपी में है। योगी जी का यूपी हो गया। पंजाब कैप्टन साहब का हो गया, वहाँ पे कैप्टन साहब के पास रोपड़ और बाड़ा है, और खट्टर साहब के पास राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी के साथ बनावली भी खट्टर साहब के ही पास में है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अब हम और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, नामकरण हमारा हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए यहीं पे आप लोग, मुंडी गाँव कहाँ पड़ता था, मुंडी गाँव कहाँ पे है, और शादगई कहाँ पे है। मुंडी गाँव और शादगई कहाँ पे है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कहाँ पे, कि पाकिस्तान में है कि अफ़गानिस्तान में है। एक बार मैच करा लीजिएगा आप लोग, फिर से चेक कर लीजिएगा। और हड़प्पा बलूचिस्तान कहाँ है, हड़प्पा और बलूचिस्तान कहाँ पे पड़ रहा था, सिंध में पड़ रहा था कि पश्चिमी पंजाब में पड़ रहा था, पश्चिमी पंजाब में था कि सिंध में था, एक बार देख लीजिएगा इसको भी फिर से। साथ में मोहनजोदाड़ो, चन्नूदाड़ो, उमरी और ददीजी कहाँ थे, वो भी
पश्चिमी पंजाब में थे कि सिंध के प्रांत में पड़ रहे थे। ठीक है, देख लीजिएगा, वैसे सिंध प्रांत शायद है। तो फिर से अब हम और आगे बढ़ते हैं। नामकरण भी हमारा हो गया, भौगोलिक विस्तार भी हमारा हो गया, और हमको अब जो करना है, अगर अच्छा ये यहाँ पे जो विशेषता वाली बात हो रही थी, हमने की थी विशेषता, वो हम करेंगे किसमें, नगर नियोजन में। नगर नियोजन जब हम करेंगे तो हम इसमें नगर नियोजन में हम क्या देखेंगे कि नगर नियोजन की क्या विशेषता थी, नगर नियोजन की विशेषता क्या है, यहाँ पे जो स्थान मिले हैं उन पे क्या, स्थानों पे क्या कुछ जो वस्तुएं मुख्यतः मिली उनकी क्या हैं। और ऐसा एक चीज़ और थोड़ा सा अच्छा देखिए, अभी मैंने जैसे कहा था कि फैक्ट्स वगैरह याद करने की होती हैं, लेकिन ये जो वस्तुएं हैं ना, ये फैक्ट एक केवल नहीं है। इन वस्तुओं से मैंने क्या बताया, ये वस्तुएं जो हैं इनका टाइम पीरियड पता करके ही तो पता चलता है कि हाँ ये उस हड़प्पा समय का ही है। और दूसरा, इन वस्तुओं की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा के समय में जो लोग थे उनका रहन सहन किस प्रकार का था, लोगों का रहन सहन, उनका खान पान किस तरीके से था, किस तरीके से उनके विश्वास क्या थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, उनकी आर्थिक परिदृश्य क्या थे। ये सारी चीज़ें ना इन्हीं वस्तुओं के आधार पर ही अनुमान लगाई गई हैं। इसलिए ये वस्तुएं बहुत काम की चीज़ें हैं, और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी वस्तुएं कहाँ पे मिली हैं। पूछ लिया हल कहाँ पे मिला है, जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं, बताइए कहाँ मिले हैं। इस तरीके से जब तक आप पता नहीं होगा, देखे नहीं रहेंगे तो बता तो पाएंगे नहीं। अगर कहीं पे हल मिला है तो उससे आप क्या बता सकते हैं, हल का काम क्या है, खेतों की जुताई करना ही तो है, जुताई तो करेंगे खेतों की। तो हल अगर तभी तो मिल रहा है, हल का अगर मिल रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के लोग जुताई जानते थे। और अगर जुताई का काम जानते थे, हार्वेस्टिंग जानते थे, तो किसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, खेती न करेंगे, खेती तो करेंगे। और खेती करेंगे तो कुछ फसल होगी। अब फसल अगर हो रही है तो कौन कौन सी फसल हो रही है, अगला क्वेश्चन मास्टर साहब का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो नगर नियोजन क्या हो गया, नगर नियोजन क्या हुआ, नगर नियोजन की विशेषता क्या है, वस्तुएं क्या हैं, कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट में हम अपने देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं अभी के लिए। थैंक यू।